हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का खोटा किंग ऑफिशियल पे स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने कंप्यूटर के आधारभूत संरचना के अंतर्गत इसके चौथे भाग मेमोरी को पढ़ा और अब हम कंप्यूटर का जो पांचवा भाग है सॉफ्टवेयर, हम उसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे और हम यहाँ पर जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। पर उसके पूर्व यह जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जानकारी होनी आवश्यक है। और इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर, जिसे कंप्यूटर में प्रोग्राम भी कहा जाता है, उसे बनाने के लिए इनके ज्ञान की क्यों जरूरत हमें होगी। इसी कारण से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अपने मुख्य खंड, कंप्यूटर के मुख्य खंड पर वापस लौटेंगे और हम वहां पर सॉफ्टवेयर को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और वहीं पर हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। पर उसके पूर्व हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और आने वाली कक्षाओं में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि हम नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत में हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, क्या होता है नंबर सिस्टम, या नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही में हम नंबरों का परिवर्तन करना सीखेंगे, दशमलव संख्या का बाइनरी, अब बाइनरी संख्या का दशमलव में परिवर्तन करना हम यहां पर सीखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे बाइनरी मेमोरी क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, बाइनरी मेमोरी वह मेमोरी का डिवाइस है जहां पर डाटा को व सूचना को बाइनरी फॉर्म अर्थात 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इसी के अंतर्गत हम बिट, निबल और बाइट को भी जानेंगे। ये सभी जो है इकाइयां हैं मेमोरी को मापने के लिए। साथ में हम कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके मापन की इकाइयां, छोटी से छोटी इकाई, बड़ी से बड़ी इकाइयों के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। जैसे मैं बताऊं, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, वहीं इसकी सबसे बड़ी इकाई योटा बाइट होती है। तो हम यहां पर जब कंप्यूटर मेमोरी की मापन का जो हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे तब हम यहां पर इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही कंप्यूटर कोड क्या होते हैं हम इसे भी जानेंगे। आइए अपने इस टॉपिक को हम लोग प्रारंभ करते हैं, अपनी इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? यदि मैं प्रश्न आपसे पूछूं कि नंबर सिस्टम क्या है, तो आप में से कई लोग इसका जवाब दे पाएंगे और कई लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ सरल शब्दों में इसे समझाने का प्रयास करता हूं कि नंबर सिस्टम एक प्रकार का मेथड है, एक प्रकार की पद्धति है जिसमें अंकों के द्वारा सभी संख्याओं को क्या क्या आता है, दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको यहां मैं समझाना चाहूं तो एक उदाहरण हम लेते हैं। आप जानते हैं दशमलव संख्या पद्धति, अंग्रेजी में डेसिमल नंबर सिस्टम में आप पाएंगे क्या, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। इन्हें मूल अंक कहा जाता है और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके क्या कहता है, सभी संख्याओं को निरूपित किया जाता है या हम कह सकते हैं इसे दर्शाया जाता है। जैसे आपको एक संख्या लिखनी है 4267, तो आप बताइए कि यहां पर 0 से 9 तक दशमलव संख्या पद्धति के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे 0 से 9 तक संख्या अंक हैं और इन्हीं अंकों का प्रयोग किया गया है इस संख्या को बनाने के लिए। तो आइए हम वापस आते हैं और अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि केवल 0 से 9 तक
10 संख्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन अंकों का प्रयोग करके एक संख्या का निर्माण किया जाता है, या हम कह सकते हैं सभी संख्या का निर्माण किया जाता है। तो एक संख्या का निर्माण अंकों के प्रयोग के द्वारा कर दिया गया। अब हमें संख्या का निर्माण तो हो चुका है, पर अब हमें यहां पर और किस चीज की जानकारी होनी आवश्यक है। तो यहां पर एक उदाहरण है 4267। मैं आपको यहां पर ले जाता हूं अगला पेज में 4267। ये सभी जो है इसे अंक माने, ये क्या है, अंक है। इन्हीं से क्या हुआ, इस संख्या का निर्माण हुआ है। अब मेरा प्रश्न ये है कि बताइए इस संख्या में प्रत्येक अंक का फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। तो हम यहां पे सीखने का, जानने का प्रयास करेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो यदि मैं प्रश्न ये पूछूं कि इस संख्या में अंक का साथ ये जो अंक है इसका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होगा, हिंदी में कहा जाए जातीय मान या इसे अंकीय मान भी आप कह सकते हैं। तो 7 का जातीय मान क्या होगा, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि 7 का जातीय मान उसका अपना ही मान, उसका जो अपना मान होता है, किसी भी अंक का जो अपना मान होता है वही उसका जातीय मान होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 2 6 का 6 ही होगा, 2 का 2 ही होगा और 4 का 4 ही होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जातीय मान कभी भी स्थान पर निर्भर नहीं करता कि वह अंक किस स्थान पर बैठा हुआ है। लेकिन जो स्थानीय मान, जैसे प्लेस वैल्यू क्या होगा, किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू आप किसे कहें, तो आप कहेंगे कि किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू वह वैल्यू है जो वह जो अंक किस स्थान पे बैठा हुआ है ना, वह उसका प्लेस वैल्यू। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, 4267 में आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि बताइए 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। तो किस बात पे निर्भर करेगा, वह किस स्थान पे बैठा हुआ है। तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 का प्लेस वैल्यू 1 होगा। क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर है। 6 का क्या होगा, 10 होगा क्योंकि दाएं के स्थान पर। 2 का क्या होगा, 100 होगा क्योंकि ये कहां बैठा हुआ है, सैकड़े के स्थान पर। 4 का क्या होगा, तो आप कहेंगे 1000 होगा, 1000 होगा। क्यों, क्योंकि ये 1000वें स्थान पर बैठा हुआ है। क्या मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूं, 10 का घात 3, 10 का घात 2, 10 का घात 1 और 10 का घात 0 लिख सकता हूं। तो ये हमें क्यों जानना पड़ा, हमने देखा संख्या पद्धति क्या था, यहां पर अंक होते हैं। संख्या पद्धति में क्या होता है, अंक होता है, और उन्हीं अंकों की सहायता से क्या क्या आता है, उन अंकों का प्रयोग किया जाता है संख्याओं का निर्माण करने के लिए। और उदाहरण के तौर पे हमने देखा दशमलव संख्या पद्धति, उसमें 0 से 9 तक क्या होती है, 10 संख्याएं होती हैं, 10 अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों से क्या होता है, सभी संख्याओं का निर्माण किया जाता है। इनफाइनाइट तक आप संख्या का निर्माण कर सकते हैं इन केवल 10 मूल अंकों का प्रयोग करके। तो यदि अंकों का प्रयोग करके एक संख्या का निर्माण कर दिया गया, तो अब हमें यहां पर जानना होता है कि किसी संख्या में एक अंक का, जैसे 7 के अंक का फेस वैल्यू क्या होगा और प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे फेस वैल्यू क्या होगा, किसी अंक का जो भी अपना मान होगा, जो अपना किसी अंक का उसका जो अपना मान होता है वही क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, निर्भर करता है कि वह अंक किस स्थान पर बैठा है। जैसे इकाई के स्थान पर बैठा है तो इसका 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि दाएं पर, ये सैकड़ा पर, 1000 पर बैठा हुआ है। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। आइए, हमने इसे पढ़ा यहाँ पर जाना क्यों, क्योंकि जब आप दशमलव का बाइनरी में, आप बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो ये सारी जो जानकारियां हैं आपको सहायता करेगी। अब कुछ बातें मैं आपको और स्पष्ट करना चाहता हूं। किसी भी संख्या का जो मान होता है ना, किसी संख्या, जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूं 4267, वही उदाहरण ले लेता हूं। इसका मान निर्भर किस पे करता है पता है, प्रत्येक अंक के जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। यहां पर ये फेस वैल्यू हो गया, इनका गुणनफल होता है।
इनका गुणनफल होता है। इसे मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूं कि 4 या 2 67 का मान ये बराबर होगा किसका, फेस वैल्यू गुना प्लेस वैल्यू, ये बराबर होगा। तो किसी संख्या का मान वह बराबर होता है प्रत्येक अंक के फेस वैल्यू तथा किसी अंक का संख्या का मान बराबर होता है प्रत्येक अंक के फेस वैल्यू तथा प्लेस वैल्यू के गुणनफल के। मैं आपको फिर से यहां पे स्पष्ट करता हूं। तो किसी संख्या का मान आप कैसे निकाल सकते हैं कि आप क्या करें, प्रत्येक अंक के प्लेस वैल्यू, प्रत्येक अंक के फेस वैल्यू और उसके प्लेस वैल्यू को गुणनफल करते चले जाइए और उनका जो योगफल निकलेगा, योग करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होंगे यही उस संख्या का मान होगा। इसे संख्यात्मक मान कहा जाता है, संख्यात्मक मान कहा जाता है। हम देखेंगे जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम या दशमलव का बाइनरी का दशमलव जब परिवर्तन किया जाता है तो ये संख्यात्मक मान ही हमें निकालना होता है। तो जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो वहां पर विस्तार पूर्वक मैं इसकी चर्चा करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं कि गणितीय शाखा के अंतर्गत नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। संख्या पद्धति कितने प्रकार का, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः चार होते हैं। वैसे अन्य कई संख्या पद्धति गणित के अंदर आपको देखने को मिलेगी, पर मुख्यतः 4 संख्या पद्धति होती है। कौन कौन, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हिंदी में यदि मैं कहूं दशमलव संख्या पद्धति, बाइनरी संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति और ये हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। आइए एक करके बात कर ले। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा, आप पाएंगे क्या कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम में आप पाएंगे क्या, सभी संख्याओं को जानते हैं 10 मूल अंकों से। 10 मूल अंक कौन होंगे, 0 से लेकर 9 तक। यहाँ बीच में 1 2 3 सब भी आ जाएंगे। आज 0 से लेकर 9 तक इन अंकों का प्रयोग कर सभी संख्या का निर्माण किया जाता है। सभी संख्या का निर्माण इन्हीं 10 मूल अंकों से किया जाता है। जबकि बाइनरी में आप क्या पाएंगे, केवल 2 मूल अंक होते हैं। कौन कौन होते हैं, 0 और 1, और इन्हीं से क्या किया जाता है, सभी संख्याओं का निर्माण किया जाता है। ऑक्टल में आपको मिलेंगे 8 अंक 1 से 7 तक, और इन्हीं से 0 से 7 तक 8 मूल अंक होंगे और इन्हीं से सभी संख्याओं का यहाँ निर्माण किया जाएगा। हेक्साडेसिमल में आपको क्या मिलेगा, 16 मूल अंक मिलेंगे। 0 से लेकर 9, यहाँ पर 0 भी शामिल होगा, 0 से लेकर 9 तक, और ABCDE और F ये आपको 16 मूल अंक मिलेंगे। इन्हीं का प्रयोग करके क्या किया जाएगा, सभी संख्याओं का निर्माण किया जाएगा। या इसे हम कह सकते हैं इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सभी संख्याओं को दर्शाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं, ना कि गणित पढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से नंबर सिस्टम प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप देखेंगे मुख्यतः 3 नंबर सिस्टम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। पहला है बाइनरी, दूसरा ऑक्टल और तीसरा है हेक्साडेसिमल। मैं आपको बताना चाहूं कि यहां पर आपके प्रश्न क्या बन सकते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो बस साधारण प्रश्न यहां बनेगा। क्या बनेगा साधारण प्रश्न, आपको दशमलव संख्या दे दिया गया होगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि बाइनरी रूप में इसका परिवर्तन जब किया जाएगा तो इसका बाइनरी रूप क्या होगा। आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नहीं पूछा जाएगा। तो हम केवल यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का परिवर्तन किस प्रकार होता है या इसका महत्व क्या है कंप्यूटर में, तो आप कमेंट में लिखकर बताएंगे तो मैं उसके पश्चात क्या करूंगा कि इस पर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए आऊंगा। आइए हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, वह संख्या पद्धति है जिसमें केवल 2 अंक होंगे, 0 और 1, 2 ही अंक होते हैं और इन्हीं दोनों अंकों से सभी संख्याओं को दर्शाया जाता है। स्पष्ट हो गया। अब हम कुछ और बातें भी करें बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। अब इन्हीं 2 अंकों का जानते हैं कंप्यूटर में क्या किया गया, इन्हीं 2 अंकों का उपयोग कर
एक भाषा का निर्माण किया गया है जिससे हम कंप्यूटर की भाषा कहते हैं, या हम कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा। इसे एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार अंग्रेजी में 26 लेटर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे क्या हुआ, अंग्रेजी भाषा बनी। उसी प्रकार 0 और 1 कंप्यूटर भाषा के 2 लेटर है, जिससे कंप्यूटर के लिए एक भाषा का निर्माण किया गया। और इसे ही क्या कहा गया, इसे ही कहा गया कि ये कंप्यूटर की भाषा है, मशीन भाषा है। तो ये थी आपका नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में प्रयोग कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के नंबर सिस्टम का कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। आइए हम बात करते रहेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। अब कंप्यूटर के संदर्भ में हम समझने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर में इसका किस रूप में प्रयोग होता है। एक बात तो स्पष्ट था कि इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही क्या किया गया है, इन्हीं दोनों अंकों से अंक, जिसे आप लेटर ही मान सकते हैं, प्रयोग करके एक लैंग्वेज का निर्माण किया गया जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर क्या, यदि मैं सवाल आपसे पूछूं कंप्यूटर क्या है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विद्युत धारा पे कार्य करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। हमारा वर्तमान समय का कंप्यूटर स्पष्ट है। और यह जानते हैं केवल 2 ही परिस्थिति को समझ सकता है। पहला तो कंप्यूटर में बिजली बह रही है, और दूसरा कंप्यूटर में बिजली नहीं बह रही है। यहां पर मैंने परिपथ शब्द का प्रयोग किया है, जैसे यहां पर यह है हिंदी में से सर्किट, अंग्रेजी में सर्किट और हिंदी में परिपथ। तो यह केवल 2 परिस्थितियों को ही पहचान कर सकता है। पहला, जब कंप्यूटर का जो सर्किट होता है वहां में करंट जो है, जो बिजली है, वह फ्लो कर रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो। और दूसरी स्थिति में सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले डिजिटल डाटा केवल जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की ही पहचान कर सकता है। इसी कारण से कंप्यूटर में गणना करने और मेमोरी में स्टोर करने से पहले डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, बाइनरी फॉर्म में बदलना पड़ता है। मैं आपको यहां पर कुछ बातें स्पष्ट कर दूं कि यदि कंप्यूटर में बिजली है तो इसे 0 से संकेत किया जाता है, और कंप्यूटर में मैं आपको स्पष्ट फिर से करता हूं कि कंप्यूटर में यदि बिजली नहीं है तो इसे 0 से संकेत किया जाता है, और कंप्यूटर में बिजली है तो इसे 1 से संकेत किया जाता है। यहां पर आप इसे देख सकते हैं, 0 या 1, ऑफ या ऑन। बाइनरी नंबर सिस्टम में इन 2 अंकों 0 और 1 को क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट्स, या संक्षेप में बिट कह सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। जैसे तीसरा सेक्शन के अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे परिवर्तन करना। और उम्मीद है कि आपका एग्जामिनर यहाँ पे इस टॉपिक से प्रश्न बनाएगा तो यही प्रश्न आपको बनाएगा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। पर उसके पूर्व आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। यदि मैं प्रश्न पूछूं कि दशमलव संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे 0 से 9 तक कुल 10 मूल अंक होता है। इन्हीं 10 मूल अंकों से क्या कहता है, सभी संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसका आधार 10 होता है। 10 होता है। अब यदि मैं प्रश्न पूछूं 4 या 2 67 में 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 होगा। प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ बातें और करते हैं। आप बताइए बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे 0 और 1, केवल 2 अंक होते हैं। 2 अंक होते हैं ना, और इन्हीं दोनों अंकों से प्रयोग करके क्या क्या संख्याओं का निर्माण किया जाता है। अब हमको ये बात बताइए कि मैंने एक संख्या ले लिया, इन दोनों अंकों का प्रयोग किया और एक संख्या का मैंने निर्माण कर दिया। वो संख्या है 11
011। अब मैं पूछूं कि इस एक का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है किसी भी अंक का फेस वैल्यू क्या होता है, उसका अपना अपना मान क्या है, वही तो प्रत्येक अंक का अपना मान ही क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। पर पूछूं मैं प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इकाई के स्थान पे बैठा हुआ है। अब मैं आपको ये पूछता हूं इसका फेस वैल्यू, तो आप कहेंगे 1, पर प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 10। आप गलत है। क्यों? क्योंकि इसका आधार 2 है, केवल 2 मूल अंक है, 2 ही तो अंक है और उन्हीं से संख्या का निर्माण किया जा रहा है। तो हम यहां पर ये चीज सीखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आप पाएंगे क्या, जो आधार होता है वह 2 होता है। और इस प्रकार आप पाएंगे क्या, जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण ले लूं, इकाई, अब यहां पर एक उदाहरण ले लेता हूं, उसे समझाने का आपको प्रयास करता हूं। बताइए कि इस अंक का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 का घात 0 1 होगा। इसका क्या होगा, तो ये होगा 2 का घात, केवल क्योंकि आधार 2 है, तो इस प्रकार क्या हो जाता है, स्थितियां क्या आ जाती है कि हमें इस आधार का प्रयोग करना है। तो इस अंक का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का घात 1। इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 का घात 2 ले लीजिए, 2 का घात 3 और 2 का घात 4, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं आपको संक्षिप्त करता हूं कि यहां पर एक उदाहरण ले लेता हूं और आपको यहां संक्षिप्त करता हूं कि द्विधारी बाइनरी नंबर सिस्टम में आधार 2 होगा और इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 का घात 0 1। दाएं का क्या होगा, 2 का घात 1 2। सैकड़े का क्या होगा, 2 का घात 2 4। और हजार का क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 का घात 3 8। स्पष्ट हो गए होंगे। आइए वापस लौटते हैं और हम यहाँ पर परिवर्तन करना सीखते हैं। पहला तो हम यहाँ पर परिवर्तन करना सीखेंगे कि दशमलव संख्या आपको दे दिया गया हो और आपको उसका बाइनरी रूप पूछे, तो हम यहाँ पर किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है 25। स्पष्ट है, एक दशमलव संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 इन दोनों अंकों का प्रयोग करके इस संख्या 25 का निर्माण किया गया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका परिवर्तन करना, कि इसका बाइनरी रूप क्या होगा, तो इसे हम देखते हैं। तो आप पाएंगे क्या कि दशमलव को द्विआधारी अर्थात बाइनरी में बदलने के लिए दशमलव संख्या को क्या किया जाता है, दशमलव संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है। और भागफल को क्या किया जाता है, जो भागफल है उसे, इसे मैं जूम करता हूं आपके लिए, इसे जूम मैंने कर दिया आपके लिए, अब इसे आप देख पा रहे होंगे। फिर से पढ़ता हूं, दशमलव संख्या प्रतिदिन क्या होगा। देखिए यहां पर क्या होगा, दशमलव में आपको बाइनरी बदलना है, तो कैसे हम बदले, तो दशमलव को द्विधारी बदलने के लिए दशमलव संख्या को ना 2 से भाग दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल कितने हैं, 2 अंक है। इसे भाग विधि भी कहा जाता है। तो यहां पे क्या होता है कि दशमलव संख्या को 2 से भाग दिया जाता है। और भागफल को बाद में क्या होता है कि भागफल को नीचे लिख दिया जाता है और शेष को ना अलग लिखा जाता है। अब पुनः ये जो भागफल निकला ना, हमें फिर इसे 2 से हम भाग देंगे और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती रहेगी जब तक भागफल 0 ना रह जाए, भागफल 0 ना रह जाए।
और जो भी यहां शेष बचेगा हम अलग से लिखते हुए जाएंगे। और अंत में क्या आप पाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर ये जो शेषफल हमें निकला है ना, ये बाइनरी नंबर को निरूपित करते हैं, बाइनरी नंबर को निरूपित करते हैं। मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। जैसे ये आपका एक दशमलव का संख्या है और हमें इसे द्विधारी में बदलना है। 2 से भाग दिया मैंने, कितना बार में जाएगा, 5 दूना 24। अब यहां पर शेष को क्या करना है, अलग लिखना है। तो कितना बच गया शेष, 1 बच गया। अब भागफल मेरा 12 आ गया। अब इसे मैं 2 से भाग दूंगा, 6 दूना 12। अब शेष कुछ बचा नहीं बचा, तो मतलब यहाँ 0। अब उसके बाद 2 से फिर भाग देंगे, कितना बार में, 3 बार में। क्या फिर शेष बचा, नहीं बचा, यहाँ 0। अब 2 को 3 को 2 से फिर भाग देंगे, कितना आएगा, 2। शेषफल बचा, जी हाँ 1 बचा, शेषफल 1 बचा। आगे हम देखें, सॉरी ये 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। अब यहां पर इसे मैं अगला पेज में ले लेता हूं। ये बच गया था मेरा पे कितना, 1 बच गया था, यहां पर 1 था ही। अब बताइए मेरा भागफल 1 है और इसे मैं 2 से विभाजित करता हूं, तो वैसी स्थिति में शेषफल क्या आएगा। तो याद क्या रखें कि जब भी कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग दिया जाता है ना, तो वैसी स्थिति में जो शेषफल होता है ना, वह उस संख्या के बराबर होता है। तो यहां शेषफल तो 1 आ जाएगा और भागफल 0। और इस प्रकार हम कह सकते हैं ना, रिजल्ट के रूप में यहां पर आप देख सकेंगे 1 0 0, नीचे से ऊपर को लिखते चले जाइए। हाँ, 1 1, आप इसे देखते चले जाइए, आप लिखते चले जाएंगे, दायां से बायां से दायां आपको लिखना है। जैसे यहां पर मैं लिखूं 1, नीचे से ऊपर लिखना है 1 0 0 1। तो ये था आपका दशमलव में बाइनरी में परिवर्तन। यदि आपसे दशमलव संख्या दे दिया गया हो और आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि इसका बाइनरी रूप क्या होगा, तो बस इतना करेंगे, उसे दशमलव संख्या को क्या करेंगे, 2 से विभाजित करते हुए चलेंगे और शेषफल को, जो भागफल आएगा उसको फिर विभाजित करेंगे और शेषफल को अलग से लिखते हुए चलेंगे और नीचे से ऊपर अंत में क्या करेंगे, उन्हें एक स्थान पे ले आएंगे, लेफ्ट टू राइट लिख देंगे और ये जो आपका निकलेगा ये आपका दशमलव, ये आपका बाइनरी संख्या होगा। अब हम बात करते हैं कि अब हम बाइनरी संख्या, यदि आपको बाइनरी संख्या दे दिया गया हो और आपसे पूछे कि इसका दशमलव रूप क्या होगा, तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, इसे हम देखते हैं। हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। कैसे, आपके पास एक प्रश्न है, ये आपका बाइनरी संख्या दे रखा है और आपसे प्रश्न पूछा है इसका बाइनरी दशमलव रूप बताइए, क्या होगा। मैं आपको पहले उत्तर बता देता हूं, ये होगा, इसका मतलब पता है क्या है, 21। आइए हम अब यहां पर देखते हैं कि हम किस प्रकार, यदि संख्या बाइनरी रूप में दिया हो तो उसे हम दशमलव में कैसे बदल सकते हैं, इसे हम देखते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पे देखें हम 1 0 1 0 1। अब आपको आवश्यकता पड़ेगी किन दो चीजों की, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। अंकीय मान, जिसे हम जातीय मान भी कहते हैं, प्रत्येक अंक का अंकीय मान और स्थानीय मान, इसी का तो गुणनफल होता है उस संख्या का मान। क्या ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। आइए इसे हम थोड़ा सा स्पष्ट यहां पर करते हैं और यहां पर सीखने का प्रयास करते हैं। 1 0 1। अब बताइए इस अंक का फेस वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे 1 होगा। इसका क्या होगा, 0 होगा। इसका 1 0 1। ये तो फेस वैल्यू आ गया आपका, ये आपका आ गया फेस वैल्यू।
अब मुझे प्लेस वैल्यू चाहिए, प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं। हम इकाई हम इधर से इस तरफ से हम लोग बढ़ेंगे प्लेस वैल्यू निकालेंगे, इस तरफ से नहीं निकालेंगे, हम लोग इस तरफ से निकालेंगे सिर्फ, है ना, हम लोग इस तरफ से इसको निकालेंगे। अब बताइए इस अंक का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में आधार क्या होता है, 2 होता है, और इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होगा, 1 होगा। दहाई का क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 16 हो जाएगा। अब कुछ नहीं कीजिए, ये दोनों मान निकल गए। अब इन दोनों को गुना कीजिए, आप इसको और इसको गुना कर दीजिए, आपको स्थिर संख्या का मान निकल आएगा। आप इसका गुना इनके साथ कर लीजिए। अब गुना यदि मैं करूं इसके साथ में तो आप पाएंगे यहाँ 16 हो गया। 8 को 0 से गुना करूंगा तो 0 ही आएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप याद रखें, इससे भी गुना कर लेते हैं हम लोग, इससे भी गुना कर लिया, इससे भी गुना कर लिया, और इससे भी गुना कर लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आ गया। ये तो 0 बनाएगा, ये भी 0 आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये कितना, 1 होगा। अब सभी को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ दिया हमने, 16 4 20 और 1 21, तो 21। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, इसी कारण से इसका जो आधार होता है 2 होता है। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में 10 मूल अंक थे, और जब हमें किसी संख्या का, जैसे 4267 में आपको स्थानीय मान पूछा जा रहा था, तो आप बता ये स्थानीय मान किस अंक का पूछा जाए तो किस पर निर्भर करता है, उसके स्थान पर। जैसे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर। 6 का कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि दहाई के स्थान पर था। और इसका कितना हो जाएगा, 100, और इसका 1000। उसी प्रकार बाइनरी नंबर सिस्टम में पता क्या होता है, स्थानीय मान, अंकों का स्थानीय मान निर्भर किस पर करता है, तो आप कहेंगे स्थान पर। तो हम यहाँ पे 1 कर सकते हैं ना। इसका इकाई, इसका इस अंक का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 है। इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 4, यहाँ 8, ये 16। क्यों? केवल 2 अंक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक है, और आधार में हमें ये रखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर 10 मूल अंक थे, इसी कारण से हमने इकाई ना, क्योंकि हम गणित जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग मान के बैठे हुए हैं कि इकाई के स्थान पर 1 होगा, दाएं के पर 10 होगा। नहीं, ये निर्भर करेगा कि हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, कौन सा संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँ, दशमलव संख्या पद्धति में आधार 10 होगा, बाइनरी में 2 होगा, ऑक्टल में 8 होगा, और हेक्साडेसिमल 16 होगा। और जब भी आप उसका इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़े और हजार का स्थान जब निकालेंगे तो इन्हीं अंकों पर निर्भर करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को सीख पाए होंगे कि किस प्रकार दशमलव का हम बाइनरी रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, बाइनरी का दशमलव में। अब हम बात करते हैं कि बाइनरी मेमोरी क्या होता है। पहले तो हम याद जानने का प्रयास करेंगे कि बाइनरी मेमोरी क्या होता है। तो क्या हम किसे माने बाइनरी मेमोरी, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वह मेमोरी का डिवाइस जहां पर डाटा को व सूचना को बाइनरी फॉर्म मतलब 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, उस तरह की मेमोरी को बाइनरी मेमोरी कहा जाता है। स्पष्ट हो गए होंगे आप। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीजों के भी बारे में, जैसे ये बातें जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, ये बातें। अब कंप्यूटर में जो डाटा होते हैं ना, जो अनुदेश होते हैं, जो परिणाम होते हैं, इन सभी को बाइनरी डिजिट में पहले तो निरूपित किया जाता है, बदला जाता है, और उसके बाद मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर एक और बात कि बाइनरी मेमोरी को संक्षिप्त रूप में पता क्या कहा जाता है, संक्षिप्त रूप में बिट कहा जाता है। अब बिट जो है ना, मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जो 0 या 1 में व्यक्त किया जाता है।
आइए हम बात करते हैं बाइनरी मेमोरी के अंतर्गत में निबल के बारे में। निबल क्या है? तो 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है। और आधे बाइट के बराबर क्या होगा? आधे बाइट के बराबर निबल क्या होता है? आधे बाइट के बराबर होता है। स्पष्ट हो गया होगा। यदि मैं बात करूं बिट के बारे में, निबल के बारे में, या मैं बात करूं बाइट के बारे में, ये क्या है? ये है सभी मेमोरी की इकाइयां, अर्थात इनके माध्यम से मेमोरी को मापा जाता है। अब बात करें जरा बाइट के बारे में। 8 बिट या 2 निबल के समूह को क्या कहा जाएगा? बाइट कहा जाएगा। अब आप पाएंगे क्या कि बाइट जो होते हैं, बाइट का महत्वपूर्ण रोल क्या है? तो आप पाएंगे क्या कि कंप्यूटर मेमोरी को बाइट में ही, आप कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है ना, उसे बाइट में ही मापा जाता है। बाइट मेमोरी की वह सबसे छोटी इकाई है, जिसे आपका कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है, तथा जिसके द्वारा किसी अंक, अक्षर या चिन्ह को निरूपित किया जा सकता है। अभी बाइट के द्वारा ही क्या आप पाएंगे कि किसी अंक को, अक्षर या चिन्ह को निरूपित किया जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में की जो मेमोरी होती है ना, उसकी मेमोरी को बाइट में मापा जाता है, और यह मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है जिसे हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। हम बिट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जानते इसको समझ ही नहीं सकता। इसी कारण से हम लोग इकाई के रूप में बिट का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? बाइट का। ये स्टैंडर्ड है कि ये सबसे छोटी इकाई से माना गया है बाइट को। आप पाएंगे क्या कि कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम एक बाइट की आवश्यकता पड़ती है। 1 बाइट की तो आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी अक्षर को लिखना है या कैरेक्टर को दर्शाना है तो वैसी स्थिति में आपको 1 बाइट की आवश्यकता पड़ेगी। पता, मेमोरी में जो खाली स्थान भी होता है ना, वो 1 बाइट का जगह जो है ना घेरता है। इसका मतलब हम लोग बिट के रूप में इसे माप नहीं सकते। कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाएगा तो हमेशा किस में मापा जाएगा? बाइट में। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी कंप्यूटर मेमोरी की मापन की कई इकाइयां हैं। सबसे छोटी सी इकाई से लेकर के सबसे बड़ी इकाइयों के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में पर अभी हम बात कर रहे हैं बाइट के बारे में। तो 1 बाइट के द्वारा कुल 256 अलग अलग चिन्ह, जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं अंग्रेजी में, निरूपित किए जा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में, क्योंकि बाइनरी मेमोरी हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें और भी यहाँ पर आपको जाननी आवश्यक है। शब्द की लंबाई, अंग्रेजी में एक शब्द आता है वर्ड लेंथ। ये क्या है भाई? ये क्या है? तो ये है, इससे पहले क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। अब यहां पर पाएंगे वर्ड लेंथ क्या है, किसे कहें वर्ड लेंथ। तो आप पाएंगे क्या कि एक बार में कंप्यूटर जितने बिट्स मतलब सबसे छोटी मेमोरी को दर्शाने के लिए सबसे छोटी इकाई से माना गया है। वैसे तो इसको हमारा कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर सकता, इसी कारण से हम लोग बाइट का प्रयोग करते हैं मेमोरी को मापने के लिए। तो आप पाएंगे क्या कि एक बार में कंप्यूटर जितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है उसे कहा जाता है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ किसे कहा जाएगा? तो एक बार में कंप्यूटर जितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है उसे कहा जाता है वर्ड लेंथ। किसी भी कंप्यूटर का जो पावर होता है ना, इसे वर्ड लेंथ में ही आंका जाता है। लॉन्ग वर्ड लेंथ का कंप्यूटर अधिक पावरफुल होता है। वर्ड लेंथ जितना अधिक होगा वह कंप्यूटर उतना ही अच्छा माना जाता है। सामान्य रूप से आप क्या देखेंगे कि 8, 16, 32 व 64 बिट के वर्ड लेंथ कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। आपके लिए एक सवाल है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर तात्पर्य क्या है? आप क्या समझते हैं? इसका तात्पर्य यह है कि इस कंप्यूटर का जो वर्ड लेंथ है ना 32 बिट है, अर्थात यह एक साथ 32 बिट्स डाटा को प्रोसेस कर सकता है।
डाटा को प्रोसेस कर सकता है। आइए हम कुछ और बातें भी जानते हैं, जैसे हम वर्ड लेंथ के बारे में कुछ बातें और जाने, जैसे कि विभिन्न प्रकार की में जो कंप्यूटर की जो शब्द की लंबाई, जो वर्ड लेंथ होता है, वर्ड लेंथ जो होता है 1 बिट से 64 बिट तक हो सकता है या कंप्यूटर पर निर्भर करता है, कंप्यूटर पर निर्भर करता है। सुपर कंप्यूटर में पता है शब्द का लंबाई वर्ड लेंथ कितना होता है? 64 बिट। बस इतना ही याद रखें। प्रोसेसिंग, अब यहां देखिए जरा, एक बात लिखा हुआ नोट डाउन करके इसे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का प्रोसेसिंग की गति किसमें मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है MIPS में, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। बस इतना याद रखेंगे। आपसे प्रश्न यहाँ साधारण सा हो सकता है बना दिया जाए कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग का जो स्पीड होता है निम्न में से किसमें मापा जाता है? तो याद रखेंगे इसमें मापा जाता है MIPS, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर में जो मेमोरी का हम लोग प्रयोग करते हैं उसकी मापन की इकाइयों के बारे में। यदि सबसे छोटी इकाई पूछा जाए बिट होगा, और सबसे बड़ी इकाई योटाबाइट। आइए हम देखते हैं 1 बिट, ये सबसे छोटी इकाई है मेमोरी को दर्शाने के लिए। उससे बड़ा कौन है? निबल है। उससे बड़ा कौन है? बाइट है। उससे बड़ा किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, और ये हो गया आपका योटाबाइट। बाद बाकी यहां पर ये जानकारियां आपको लिखी हुई है कि एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है और एक बाइट जो होता है 8 बिट या 2 निबल के बराबर होता है। तो हो सकता है आपको यहां पर इसका क्रम पूछ दिया जाए, तो आप यहां प्रत्येक स्थिति को याद रखने का प्रयास करेंगे। और ये सभी के सभी पता क्या है? मेमोरी को मापने वाली इकाइयां हैं। कुछ इकाइयां छोटी हैं, कुछ इकाइयां बड़ी हैं। जैसे बिट जो है ये सबसे मेमोरी को दर्शाने के लिए सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कंप्यूटर में मेमोरी का मापन के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया गया है और उस स्टैंडर्ड के अंतर्गत हम मेमोरी को बाइट में मापते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है इसे समझ सकता है। किसे? इसे, बाइट को इसे समझ सकता है, प्रोसेसिंग का कार्य कर सकता है। इस मेमोरी की इकाई को हमारा कंप्यूटर समझ सकता है और क्या कर सकता है? प्रोसेसिंग कर सकता है। इसी कारण से हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि जब कंप्यूटर में मेमोरी का मापन किया जाता है तो उसे बाइट में मापा जाता है, ना कि बिट में। बिट में मेमोरी होती है लेकिन उसका मापन हमारा कंप्यूटर नहीं कर सकता है, और इसी कारण से हमने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि यदि कोई भी कंप्यूटर में मेमोरी का जो मापन किया जाएगा उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वह बाइट होगी, और सबसे बड़ी इकाई योटाबाइट। आइए बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में। कंप्यूटर कोड क्या होते हैं? तो मैं आपको यहां बताना ये चाहता हूं कि आप पाएंगे क्या, कंप्यूटर कोड वह कोड है जिसके द्वारा क्या क्या आता है? प्रत्येक अल्फाबेट, प्रत्येक कैरेक्टर और प्रत्येक अंक को क्या क्या आता है? दर्शाया जाता है। यहां कुछ बातें लिखी है, मैं आपके इसके लिए पढ़ता हूं। जैसे यहां क्या लिखा, कंप्यूटर कोड क्या? यदि मैं सवाल पूछता हूं तो कंप्यूटर में जो डाटा होते हैं ना उन्हें अल्फाबेट, अर्थात अंग्रेजी को जो अल्फाबेट होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, विशेष चिन्ह, और न्यूमेरिक मतलब अंक में हो सकता है, और इन्हें कहा जाता है कि ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। और ये जो सारे जो डाटा होते हैं ना, डाटा में प्रत्येक अल्फाबेट, कैरेक्टर या अंक को एक विशेष कोड के द्वारा क्या क्या आता है? व्यक्त किया जाता है, और इसे ही कहा जाता है कि ये कंप्यूटर का क्या है? कोड है।
देखिए ये जो टॉपिक है ये कोडिंग विषय का है। कोडिंग मैं आपको जब ये बता रहा था, जब मैं आपको ये बातें स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था कि सॉफ्टवेयर को पढ़ने, कंप्यूटर का जो पांचवा भाग था ये हमारा सॉफ्टवेयर था और हमने इसी सीधा पढ़ना प्रारंभ नहीं किया। उसके पूर्व हमने यह जानने का प्रयास किया कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जानकारी होनी आवश्यक है। उसी के संदर्भ में हमने नंबर सिस्टम को जाना। अब एक नंबर सिस्टम को मैं आपको थोड़ा महत्व को समझाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि वर्तमान समय का जो कंप्यूटर हम लोग प्रयोग करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है और यह केवल और केवल एक भाषा को समझता है, वो है मशीन भाषा। और इसका निर्माण किससे हुआ? इन दोनों अंकों से। दो अंकों कह सकते हैं या लेटर कह सकते हैं। इसका तात्पर्य पता है क्या है कि जब तक आपको इसकी समझ नहीं है ना, तब तक आप कोई भी प्रोग्राम को ना लिख नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण समझाना चाहता हूं, जितने भी कंप्यूटर, जो व्यक्तिगत कंप्यूटर होते हैं ना, व्यक्तिगत जो कंप्यूटर होते हैं वहां पर जो प्रोसेसिंग का डिवाइस होता है जिसे सीपीयू कहा जाता है, पता ये यहां पर कोडिंग का कार्य किया जाता है। पता ये कोडिंग का कार्य किस में होता है? मशीन लैंग्वेज में। क्यों? स्पष्ट है, ये कार्य मशीन लैंग्वेज में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारा सी कंप्यूटर क्या करता है? केवल इस भाषा को समझ सकता है। इसी कारण से कोडिंग का, जब कोडिंग किया जाता है तो यहाँ पर इस भाषा में यहाँ पर इसका कोडिंग किया जाता है। इंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या आता है? इंस्ट्रक्शन स्टोर किया जाता है। इंस्ट्रक्शन क्या क्या आता है? स्टोर किया जाता है, या इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को लिखा जाता है इस भाषा में। तो जब तक आपको नंबर सिस्टम की जानकारी ना हो तो वैसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि कोडिंग का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है नंबर सिस्टम को यहाँ पर जानना और इसे समझना। उसके अलावा आप, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पाएंगे क्या? वहां मशीन लैंग्वेज हमें जानना है। मशीन लैंग्वेज को यहाँ आप स्पष्ट हो चुके होंगे, पर हमें वहां पर ही पढ़ना है। तो मुख्यतः आप पाएंगे क्या कि 3 प्रकार के लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। 3 प्रकार का, एक है मशीन लैंग्वेज, दूसरा आपका लो लेवल लैंग्वेज, तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो मशीन लैंग्वेज है ना, जो आपका प्रोसेसर होता है ना, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो इसी भाषा में लिखा जाता है। जबकि ये दोनों जो भाषाओं का प्रयोग पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो जितने भी एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका जो निर्माण होता है इन दोनों भाषाओं में किया जाता है। तो तब तक आप एक सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं कर पाएंगे जब तक आपको इन दोनों के बारे में जानकारी नहीं है। इसी कारण से मैंने सॉफ्टवेयर को बताने से पूर्व यह बताना आवश्यक समझा और आपको परिचित करवाने का प्रयास किया नंबर सिस्टम से और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। हमारी आज जो टॉपिक था ये नंबर सिस्टम पे था, और आने वाले वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, उसको जानेंगे। और उसके बाद हम मुख्य खंड पे वापस आएंगे और हम लोग वहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करेंगे सॉफ्टवेयर को। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।